इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। आप जानते ही हैं कि सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम आपसे मुखातिब होते हैं डायरेक्ट स्टूडियो से फोन लाइंस के जरिए और आमंत्रित करते हैं आपके सवाल। तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आज आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और मेरे साथ हैं शमीम खान जी। और पूजा और शमीम के साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विश्वबंधु पटेल का, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। इससे पहले नमस्ते पूजा, इससे पहले आज का विषय बता दें हम जी। आज का विषय है अंगूर की कटाई, छटाई और देखभाल। जी, अंगूर की कटाई, छटाई और देखभाल से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में गुलगुला रहे हैं वो आप सीधे स्टूडियो में फोन करके हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। और फोन नंबर्स क्या है शमीम? जी, 23421093, दूसरा नंबर है 23422346। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो 011 लगाना ना भूलें। अगर आप संदेशों के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टाइप करिए गोल्ड स्पेस आपका नाम और आपका सवाल, उसे भेज दीजिए 53010 पर। जी, तो जब तक सवाल हम तक पहुंचते हैं हमारे श्रोताओं के, किसान मित्रों के, किसान भाई बहनों के, तब तक पहला सवाल क्यों ना डॉक्टर साहब से हम ही पूछ लें। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि भारत में अंगूर की खेती कहाँ कहाँ की जा सकती है? क्या इसकी खेती पूरे भारत में संभव है? अंगूर की खेती देखेंगे तो हम पूरे भारतवर्ष में ही करते हैं। अंगूर बेसिकली अगर हम कहें तो जो हमारा टेम्परेट क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ गिरती है जी, बेसिकली वहाँ से उत्पत्ति हुई है। और भारत में तकनीकी के विकास करके अब इसको ट्रॉपिकल एरिया, उपोष्णकटिबंधी जी, उष्णकटिबंधी जो हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ सब जगह, और टेम्परेट रीजन। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग अंगूर खेती करते हैं। एक्सट्रीम में जाए महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट में, वहाँ पे भी अंगूर खेती करते हैं। फिर अगर वो दक्षिणी भारत तरफ जाएं तो तमिलनाडु में भी खेती करते हैं, मध्य भारत में भी खेती करते हैं। तो अंगूर की खेती हमारा उत्तर भारत से लेकर के दक्षिणी भारत, पूर्वी से लेकर के पश्चिमी भारत तक बहुत ही सफलतापूर्वक की जा रही है। लेकिन हाँ, जो कहने वाली बातें हैं कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, जो उसमें कर्षण क्रियाएं हैं, वो अलग अलग होती हैं जी। अंगूर जैसे कि हम उत्तरी भारत में उसकी तुड़ाई जो करते हैं वो हम लोग मई जून के महीने में करते हैं जी। जो पश्चिमी भारत है उसकी तुड़ाई हम लोग जो ये महीना आ रहा है मार्च का जी जी, उसमें करेंगे। और जो हमारा दक्षिणी भारत है उसमें हम लोग फरवरी के महीना में तुड़ाई करते हैं जी। और कश्मीर जैसे है वहाँ पे हम लोग अंगूर की तुड़ाई अगस्त सितंबर के महीने में करते हैं जी। तो इस हिसाब से अंगूर की उपलब्धता भी देखें तो पूरे वर्ष भर हम लोग तुड़ाई कर सकते हैं जी। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए शमीम तो ये समझ में आता है कि अंगूर एक ऐसा फल है जिसकी मिठास पूरे वर्ष भर हमें मिल सकती है, मिलती है। और वैसे बहुत सी कहावतें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, खैर वो अलग सेंस में हो जाती हैं, अलग तरह से हो जाती हैं, लेकिन जहाँ तक स्वाद की बात है तो स्वाद तो भाई बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पूरे भारत में इसका अलग अलग समय पर हम लेकर चलते हैं इसकी फसल को, तो अभी जो हम आज का विषय ले रहे हैं अंगूर की कटाई, छटाई और देखभाल, तो मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो ये उत्तर भारत के लिए ये विषय इस वक्त समसामयिक है, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय जो अंगूर की फसल का जो सीजन चल रहा है या जो कहें फेज चल रहा है वो कटाई छटाई का यानी प्रूनिंग का है। तो ऐसे में देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है और ये सवाल मन में उठता है कि अंगूर के पौधे हम कब लगा सकते हैं, और जैसे आपने कहा कि वर्ष भर रहता है, तो ये जानना चाहेंगे कि अंगूर के पौधे कब और कैसे लगाए जा सकते हैं। अब जैसे ये मौसम चल रहा है दिसंबर का अंतिम सप्ताह जी, और उसके बाद फिर जनवरी का महीना आएगा, तो अंगूर की कटाई छटाई के लिए दिसंबर और जनवरी का महीना उपयुक्त होता है। मतलब ये जो ये समय चल रहा है कटाई छटाई के लिए उपयुक्त है। जैसा आपने लगाने की बात करी कि पौध कब लगाएं, तो ये मौसम जो जनवरी का महीना है इसमें हम कहते हैं कि पौधे लगा भी सकते हैं आप अंगूर के। अंगूर के जितनी भी पौधे हैं इस वक्त देखेंगे कोई पत्ती नहीं है, डार्मेंट है जी। तो जो नर्सरी से पौधे ले आते भी हैं अगर हम,
तो दूसरे फलदार पौधे हैं जहाँ पे हम लोग की मिट्टी के साथ पौधे लेके आने की जरूरत पड़ती है जी। लेकिन अंगूर में दूसरी खासियत है कि आप उसको बेयर रूटेड मतलब सीधे बिना मिट्टी के पौधा आप ले आ सकते हैं जी। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी हमारी बचती है और ये मौसम उत्तरी भारत में अंगूर लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है जी। और अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, पश्चिमी भारत की, तो वहाँ का मौसम अलग है। वो मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं, जुलाई के महीने में भी पौधे लगाते हैं जी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके सवालों का हमें इंतजार है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप फोन के जरिए। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं, उसके बाद 23422346 और 23421093 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन शमीम, जब तक हमारे श्रोताओं की कॉल्स हम तक पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है कि हाल ही में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उससे जुड़ी कुछ जानकारी हमारे पास है जो हम उनके साथ साझा करें। बिल्कुल साझा कर दीजिए। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान APMC मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। APMC मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय SDM के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, FPO, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे।
किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही हैं। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आज का विषय है अंगूर की कटाई, छटाई और देखभाल, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीबी पटेल। तो एक संदेश आया है संजय जी का बलिया से। वो लिखते हैं कि इस वक्त अंगूर की कटाई, छटाई किस तरीके से की जाए? इस वक्त अंगूर कटाई छटाई का मौसम चल रहा है और अंगूर की कटाई छटाई करने के लिए जो भी उत्तरी भारत में जितने किसान भाई हैं जिन्होंने अंगूर लगा के रखा है, जो भाई बलिया से भी प्रश्न किए हैं जी, तो यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी अंगूर की कटाई छटाई होती है वो महाराष्ट्र में जो किस्में हैं उससे भिन्न किस्में यहाँ पे लगाई जा रही हैं जी। और जो किस्में हैं उसको हम लोग बेसल बेरर बोलते हैं। मतलब कि जो गांठ देखेंगे शाखाओं पे, वो तीसरी से पांचवी गांठ पे उनकी कटाई छटाई करते हैं। तो इस तरह से जिनमें भी फल आया हो पिछले साल, जो तीसरी से पांचवी गांठ पे देखेंगे फल आया होगा, उसको 1 से 2 गांठ पे काटेंगे। इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूअल स्पर। इसमें से सिर्फ जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसमें फल नहीं आएंगे जी। ऐसे 50% शाखाओं को रखते हैं। बाकी के 50 जिसमें हम लोग पिछले साल ने 1 से 2 शाखाओं पे काटा था, 1 से 2 बट के ऊपर काटा था, 1 से 2 कलिकाओं के ऊपर काटा था जी। उनको अब 4 से 6 कलिकाओं, अगर किस्म अगर वो बताते तो ज्यादा अच्छा था। जैसे हम कुछ नाम लेंगे किस्मों के, परलेट है, ब्यूटी सीडलेस है, फ्लेम सीडलेस है, पूसा उर्वशी है, पूसा नौरंग है जी। इन सब किस्मों को अगर हम 3 से 5 बट पे काटेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा फल आगे बनता है। जो शाखाएं निकलती हैं बहुत अच्छी निकलती हैं और उनमें जो गुच्छे लगते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो कटाई छटाई करते वक्त ये बातें देखना है। दूसरे जब कटाई छटाई कर लें उसके इमीडिएटली बाद, तुरंत बाद 3% कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड का घोल या ब्लाइटॉक्स कॉमनली जो आता है जी, उसका 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया किस्मों का। वैसे शमीम, हम तो आमतौर पर 2 तरह से ही अंगूर की पहचान करते हैं, काले अंगूर और हरे अंगूर, जो हम आमतौर पर कहते हैं, बाजार में मिलते हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी किस्में हैं और खास तौर से अगर हम कटाई छटाई वाले फेज की बात कर रहे हैं, यानी उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, तो कौन सी किस्में यहाँ पर लगाई जा सकती हैं? आपने अभी 2-3 नाम भी लिए, परलेट का नाम लिया और 1-2 और किस्मों का नाम लिया। और पूसा संस्थान में भी क्या कोई खास किस्म ऐसी विकसित की गई है जो खास तौर से उत्तर भारत के लिए की गई हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने कि किस्में कौन सी लगाएं। देखिए, कुछ किस्में हैं जो कि बहुत प्रूवन है, जो यहाँ पे चलती आ रही हैं जी। और हमारा पूसा संस्थान जो फलों अध्ययन की प्रौद्योगिकी विभाग है जी, इसमें हम लोग अंगूर में नई किस्मों के इजाद के लिए काफी अनुसंधान कर रहे हैं। तो जो पुरानी किस्में जो चलती आ रही हैं, जिनका अभी भी बड़ा अच्छा उत्पादन हो रहा है, वो है परलेट है, वो है ब्यूटी सीडलेस है, वो है फ्लेम सीडलेस, जो कि हमारे पूरे उत्तरी भारत के लिए बहुत उपयुक्त है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा न होती हो जी। जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है उसमें थोड़ा दिक्कत है। जैसे बिहार या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जाएंगे, वो तो ईस्टर्न पार्ट आता है, उत्तरी भारत की करते हैं, तो सब जगह लगा सकते हैं। हमारे संस्थान से जो निकली किस्में बहुत अच्छी हैं, जो कि यहाँ पे खेती की जा सकती है जी। यहाँ के लिए रिकमेंडेड है, संस्तुत भी की गई है। पूसा सीडलेस है, फिर पूसा उर्वशी है, पूसा नौरंग है जी। फिर अभी हाल फिलहाल में 3 किस्में और निकाली गई हैं, जिसमें पूसा स्वर्णिका है, पूसा
त्रिशर है, पूसा अदिति है, और पिछले साल ही एक और किस्म को अनुशंसित किया गया है, पूसा पर्पल सीडलेस। जी। तो इनमें जो किस्में हमने बताई हैं, कुछ बीज वाले हैं, कुछ काले हैं। जैसे पूसा नौरंग है, ये बीज वाली है, लेकिन इसकी जो गूदा है और इसका जो छिलका है दोनों ही काले रंग का होता है। इसको टेंटूरियर वैरायटी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका जूस बहुत ही देखने में बहुत ही डार्क कलर का होता है, डार्क गहरे लाल रंग का होता है जी। और इसमें जो पोषक तत्व हैं, आजकल हम पोषक तत्वों की बात करते हैं जी, तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या फिनोलिक्स हैं, ये बहुत ही अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो भी इसका जूस अगर पी ले तो कहते हैं कि उस दिन का हमारा जो रिक्वायरमेंट है इन सब का वो पूरा हो जाता है। यानी पोषण की जहाँ तक बात है तो वो काफी हद तक उससे पूरा हो जाता है। और जो सीडलेस किस्में चाहते हैं, बिना बीज वाली किस्में, पूसा सीडलेस लगा सकते हैं, पूसा उर्वशी लगा सकते हैं, पूसा त्रिशर लगा सकते हैं, और पूसा अदिति लगा सकते हैं जी। और एक बोल्ड किस्म की है जो व्हाइट सीडेड के रूप में आती है, पूसा स्वर्णिका। उसके फल बड़े होते हैं लेकिन बीज होता है जी। तो एक किस्में यहाँ के लिए उपयुक्त हैं, किसान भाई लगा सकते हैं। कभी कभी कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि हमने तो बीज रहित वाला किस्म ले आए जी, लेकिन उसमें बीज होता है। तो ये होता क्या है कि जब हम लोग का ये फल बढ़ना शुरू करता है जी, तो उसका बीज वाला भाग वो एबॉर्ट हो जाता है और उसके रूडिमेंट्री बीज रह जाते हैं, छोटा बीज रह जाता है, उसका जो ट्रेसेस है रह जाते हैं। तो हम जब खाते हैं तो लगता है बीज सा है अंगूर यहाँ का जी। तो उसके लिए हमको एक जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एक तो फूल के वक्त देना पड़ता है जब 50% फूल खिल जाए जी। जो अंगूर में देखेंगे तो एक टोपी के नुमा स्ट्रक्चर होता है फूल के ऊपर जी। जब वो टोपी नुमा आकार जमीन पे दिखने लगे 30 से 50% तक, तो ये उस वक्त करीब 40 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से अगर छिड़काव कर दिया जाए जी, तो ये बीज जो अंगूर के अंदर रह जाता है, एक तो रेचेस बड़ा होता है और दूसरा जब मटर के दाने के आकार होते हैं करीब इतनी मात्रा 25 से लेकर के 40 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से जिब्रेलिक एसिड Ga3 के नाम से भी आता है। तो इसका प्रयोग कर देने से बीज जो है वो घुल जाता है और दाने बीज रहित हो जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने बात की अंगूर की, तो अंगूर के साथ ही अगर बाजार भाव जान लिया जाए अंगूर का और दूसरी सब्जी और फलों का, तो क्या बात होगी? बहुत ही बढ़िया। चलो पगडंडी से मंडी। बाजार भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस तरह है। अंगूर का जो बाजार भाव है वो 80 रुपए प्रति किलो है, कीनू 14, अनानास 24, चीकू 35 रुपए और कचालू 8 रुपए प्रति किलो, कमल ककड़ी 25, भिंडी 40 और मेथी 10 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। क्या बात है शमीम, तुमने तो वो बाजार भाव बता दिया जो हमें लगता है कि बस अब बहुत ही सुगम और आसानी से सब कुछ मिल रहा है और जाकर तुरंत ले लें। बहरहाल बाजार भाव तो खैर उतार चढ़ाव से गुजरता ही रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी जिक्र किया, बारिश का जिक्र हो रहा था, मौसम की बात हो रही थी, यानी अंगूर की अगर हम बात करें तो वर्षा जहाँ कम हो वैसा जो मौसम है वो इसके लिए उपयुक्त या अनुकूल माना जाता है। लेकिन आजकल जो मौसम चल रहा है, खास तौर से उत्तर भारत में जिस तरह का मौसम है, उसका क्या प्रभाव इस फसल पर रहता है? अंगूर के विषय में हम जानना चाहते हैं। अंगूर देखिए एक ठंडे फसल की फल है जी। ये ठंड वाले एरिया में ही इसका उत्पत्ति हुआ है जी जी। तो इस तरह के ठंड अंगूर के लिए उत्तर भारत की बात करें तो अच्छा ही है। जितना ही ठंड पड़ रहा है जी, तो अंगूर इसमें सुसुप्तावस्था में है, वो सुसुप्तावस्था उसको बरकरार रखने में मदद करती है। और अगर ये ठंडक अच्छा पड़ता है तो उसमें अंगूर में जो स्ट्रेंथ होती है आगे फुटाव करने की जी, और आगे फल देने की, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो अंगूर के लिए अगर हम बात करें उत्तरी भारत में ठंड, तो इसके लिए फायदेमंद है, अच्छी फसल आएगी अंगूर की सर्दी की वजह से जी जी जी। और मौसम का जिक्र हो ही गया है तो क्यों ना मौसम से जुड़ी जानकारी भी हम बांट लें अपने श्रोताओं के साथ। बिल्कुल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। मौसम की जहाँ तक बात है शमीम, ये सिर्फ किसान के घर तक ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है, और ख़ास तौर से
आजकल की अगर हम बात करें, अब 2020 बस विदा होने ही वाला है, एक ही दिन बचा है, लेकिन हम सभी महसूस कर रहे हैं इस ठंड को जो यहाँ पर हमारे आसपास हमें अच्छी तरह से जकड़ कर बैठी हुई है। पहाड़ों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बेहिसाब बर्फबारी है। सफ़ेद चादर ऐसे लगता है कि बर्फ़ की बिछी हुई है, और कई इलाकों में तो जो टेम्परेचर है वो माइनस में कई डिग्री नीचे तक चला गया है। और डलहौजी में भी माइनस में है आपका पारा टेम्परेचर, और 4 फीट तक करीब बर्फबारी हुई है। शिमला में भी बर्फबारी हुई है, और इसी तरह से तमाम जो इलाके हैं पहाड़ों के वो तो बर्फ में दबे हुए हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से पारा लुढ़क रहा है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो हम अपने श्रोताओं के साथ यहाँ साझा करना चाहेंगे। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति 2 ऑक्टा है। सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो अधिकतम 95% और न्यूनतम 35% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम रहेगी। और ये चेतावनी भी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले जो 1-2 दिन हैं उसमें काफ़ी पारा लुढ़क सकता है और शीतलहर ख़ास तौर से दिल्ली और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर हमें महसूस होगी। और ऐसे में बहुत ख्याल रखें अपना, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अपनी फसलों का भी बहुत ख्याल रखें। और डॉक्टर साहब एक कॉमन जानकारी के तौर पर जानना चाहेंगे कि क्या सावधानियाँ इस वक्त हमारे किसान भाई बहनों को बरतनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फसल की खेती करते हों? देखिए, जो नॉर्मल फसल है जहाँ पे इस तरह से तापमान नीचे जब जाता है जी, और दिन और रात के तापमान में जैसे अभी बताया गया है कि काफ़ी अंतर है, और जब आसमान आजकल तो आज तो बादल है हल्का, लेकिन जब आसमान बहुत क्लियर है तो पाले की संभावना बनती है जी। तो ऐसे जो फसलें पाले से प्रभावित होने वाली हैं वहाँ पे हम लोग कहते हैं किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था जरूर करें, सिंचाई लगाएं। हो सके तो खेत के आगे किनारे अगर कुछ आग जला के धुआं उस तरफ कर सकें जी, तो इससे भी पाले का बचाव होता है। तो मेन जो इस वक्त समस्याएं आती हैं, पाले की समस्या देखी जाती है जी। किसान भाइयों को जरूरी है कि पाले से बचाव के लिए अपनी जो भी तैयारियां हैं सुनिश्चित करें। खेत में पानी लगाना, धुआं करना खेत में, ये सब काम करें। आज किसान की बात में जो विषय है वो विषय है अंगूर की कटाई, छटाई और देखभाल। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टाइप करिए गोल्ड स्पेस आपका नाम और उसे भेज दीजिए 53010 पर। और अगर आप फोन के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 23421093 ये हमारा नंबर है। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो 011 लगाना ना भूलें। हमारा दूसरा नंबर है 23422346। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने भी संदेश की बात की, एक संदेश आ गया है। उन्होंने पूछा है कि कटाई छटाई के बाद वृद्धि नियामक का प्रयोग कर सकते हैं। ये उमेश जी ने भेजा है हिमाचल से। जी, कटाई छटाई के बाद वृद्धि नियामकों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है जी। और कटाई छटाई के तुरंत बाद अगर हम डार्मेक्स या डार्ब्रेक जो केमिकल है उसका प्रयोग करते हैं 30 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से जी, तो जो फुटाव होता है वो थोड़ा जल्दी होता है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, अगर हम उत्तरी भारत में देखते हैं तो जो फुटाव से लेकर के फूल बनना और फल बनने से लेकर के हार्वेस्टिंग का समय बड़ा कम मिलता है जी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी फुटाव हो। तो 1 हफ्ते पहले अगर 10 दिन पहले फुटाव हो जाता है तो उसमें फल 10 दिन पहले आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जब बरसात आती है करीब 18 से 22 जून के बीच में जब बरसात आती है तो उससे पहले हमारे अंगूर पक जाएं जी, तो डार्ब्रेक का अभी प्रयोग करें या थायोरिया का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि फुटाव क्या होता है कि बड़ा कटाई छटाई के बाद जो कलियां बनती हैं, कलियां निकलती हैं, वो हमको एक जैसी समान हर एक जितनी जगह पे हमने कटाई छटाई करी निकलनी चाहिए। तो इनका प्रयोग करने से अच्छे कलियां निकलती हैं। अब दूसरी बात रही कि उसके बाद क्या ग्रोथ नियामकों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद भी ग्रोथ नियामकों का अंगूर में प्रयोग बहुत जरूरी है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि GA3 का प्रयोग करने से
एक तो जो अंगूर के गुच्छे होते हैं लंबे सुंदर सुडौल बनते हैं जी, और दूसरी बात यह है कि बीज रहित बनते हैं जी। तीसरा जो है कि जब ये पकने की तरफ जाता है तो वहां पे एक इथेफॉन का आता है, हम लोग प्रयोग भी किया अभी। तो इथेफॉन की जो अभी संस्तुत दर है, अगर इथेफॉन का जो कमर्शियल ग्रेड है इथरल या इथेफॉन के नाम से आता है, उसका 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में डाल करके अगर हम प्रयोग करें तो खास करके जो कलर वेराइटी हैं, ब्यूटी सीडलेस है, फ्लेम सीडलेस है, इसमें जो कलर बनने की प्रक्रिया है बड़ी यूनिफॉर्म होती है जी, और अच्छा कलर बन के आता है जी। तो ये अच्छा कलर होता है, तो अगर हम अंगूर खाते हैं अच्छे कलर वाले तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है जी, अच्छा एंथोसायनिन होता है जी। तो ये इथेफॉन का प्रयोग तुड़ाई के करीब 10 से 15 दिन जब वो कलर बदलने लगता है, अंगूर का रंग बदलने लगता है, तब प्रयोग करें तो बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे पास एसएमएस के जरिए पहुंचा है, बलिया से ही ये संदेश आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये जानना चाहते हैं कि खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करें हम अंगूर की फसल में। अंगूर की कटाई छटाई के तुरंत बाद हम लोग खाद और उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो इस वक्त प्रति पौधा अगर अपने अंगूर लगाया है तो 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जी, और उसके साथ साथ ही करीब 250 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं, और 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, करीब 300 ग्राम पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग इस वक्त करना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, यूरिया बढ़ने में मदद करता है, नाइट्रोजन बढ़ने में मदद करता है, फास्फोरस उसको स्ट्रेंथ देता है और पोटास क्वालिटी में सुधारता है। फिर जब ये फल मटर के दाने के बराबर से ऊपर होते हैं, करीब अप्रैल का मिड जब आता है तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि 2 से 250 ग्राम प्रति वाइन, मतलब जो उसका पौधा होता है इतना प्रयोग खेत में करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो दाने हैं अंगूर के वो बड़े स्वस्थ होते हैं, और जब पकने की तरफ जाते हैं तो दाने भी, मिठास भी अच्छी रहती है, पौष्टिकता से भरे हुए होते हैं। जी, जी। तो समय बहुत तेजी से सरक रहा है और बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम को हमें यहीं समेटना होगा शमीम। बिल्कुल। और जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ईमेल के जरिए भी। kkbongold@gmail.com हमारा मेल आईडी है, जिस पर आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम रहता है, जब आप सीधे स्टूडियो में फ़ोन करके हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। और जहां तक कार्यक्रम की बात है कल की, तो कल का विषय हमारा कार्यक्रम में क्या रहेगा शमीम? अनार में समसामयिक कार्य। हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर ओपी अवस्थी साहब जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े रहेंगे कार्यक्रम के साथ और सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे। और फिलहाल धन्यवाद करना चाहेंगे हम डॉक्टर पटेल का, जिन्होंने अपनी कीमती समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत की और बहुत ही उम्दा जानकारी यहाँ हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी किसान भाइयों का जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे। और फिलहाल पूजा और शमीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।